हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 19th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस। सो व्हाट हैपेंड, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं अपन इसका। सो 2008 में अहमदाबाद सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे एंड अराउंड उसमें से 56 लोगों की डेथ हुई थी एंड ओवर 200 लोग इंजर्ड हो गए थे इस बॉम्ब ब्लास्ट में। And finally, after waiting 13 years, एक स्पेशल कोर्ट ने 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी एंड जो रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है टिल देयर डेथ। एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है कि भैया कि आप 14 ईयर्स या 12 ईयर्स तक जेल में रहोगे, नहीं ऐसा अब ऐसा नहीं है। अगर स्पेसिफिकली जजमेंट में लिखा हुआ है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, इसका मतलब है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती जेल में रहते हुए तब तक आप जेल के अंदर रहने वाले हो। अब क्वेश्चन उठता है कि देखा जाए तो ये 38 लोगों को डेथ पेनल्टी कैसे मिल गई। तो उसके बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझ लो। सो 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, उसको लेकर जो आपका मुजाहिदीन थे, हाँ इंडियन मुजाहिदीन थे, तो इंडियन मुजाहिदीन ने ये टेररिस्ट अटैक करवाया था एज अ रेट्रीब्यूशन फॉर द 2002 राइट्स दैट हैपन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड इसके चलते कोर्ट ने ये डिसीजन दिया एंड कोर्ट ने उसके साथ साथ कंपनसेशन की बात करी है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी फैमिली मेंबर्स को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। जो लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 रुपीज एंड जो लोग जिनको माइनर इंजरीज आई हैं उनको 25,000 रुपीज एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। ओके, नाउ इस केस में अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि जहां हम बात करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो जानी चाहिए, वहीं पर एक स्पेशल कोर्ट गुजरात में एक बॉम्ब ब्लास्ट के केस में 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दे देती है। अब ऐसा क्यों है? क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी किसी भी केस में दे सकते हैं? सो हुआ क्या, देखो अगर हम बात करें तो कोर्ट इनिशियली क्या था कि भाई आईपीसी में जो जो पनिशमेंट दी हुई है, जैसे मर्डर में दिया हुआ है कि भाई मर्डर में मैक्सिमम पनिशमेंट इज मर्डर, मैक्सिमम पनिशमेंट इज योर डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट। और भी बहुत सारे केसेस हैं, है ना। अब 1980 में एक क्वेश्चन रेज हुआ कि ऐसे तो फिर मान के चलो कि अगर मैंने एक आदमी का मर्डर किया तो भी मुझे कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है। मैंने अगर 10 लोगों का मर्डर किया तो भी मुझे कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है, तभी मुझे डेथ पेनल्टी मिल सकती है। लेकिन देखा जाए तो डिग्री ऑफ क्राइम में डिफरेंस है। एक आदमी का मर्डर करना और 10 आदमी का मर्डर करना और बॉम्ब ब्लास्ट करना, टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। और दोनों की पनिशमेंट सेम है, तो ये तो गलत चीज है। तो इसको लेकर 1980 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था जिसका नाम था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एंड बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट रेज किया था एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। एंड उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भाई जो केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा तो उसको शायद कैपिटल पनिशमेंट ना मिले, लेकिन अगर उसने मान के चलो कि जैसे दिल्ली रेप केस हुआ था, उसमें मर्डर भी था, रेप भी था और बहुत सारी चीजें भी थी, तो उस केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था और उस केस में डेथ पेनल्टी दी भी गई थी। केस का नाम याद रखना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इन द ईयर 1980। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे एंड सीए के प्रोटेस्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया जा रहा था बाय द प्रोटेस्टर्स। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आ गए एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज आपका उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्ट 2020। एंड उस एक्ट के अंदर पर्सन जो प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करता था उसको पब्लिकली एक तो दिखाया जाता था कि भाई इस पर्सन ने प्रॉपर्टी वेंडलाइज करी है, उसके साथ साथ उससे कंपनसेशन भी लिया जाता था। मतलब कंपनसेशन मतलब उसको मिलता था जिसकी प्रॉपर्टी वेंडलाइज हुई है, और गवर्नमेंट फाइन कलेक्ट करती थी और फाइन 1 करोड़ का भी लगता था, लाखों का भी लगता था। तो हुआ क्या, अब ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कल फाइनली बोल दिया है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो भी पैसा इकट्ठा किया है बाय सीजिंग द एसेट्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि उन्होंने प्रॉपर्टी को वेंडलाइज किया है, वो वापस करें। अब उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे एक्यूज्ड उसमें 90 साल के ऊपर गए एंड बिकॉज ऑफ दिस
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया है और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने ये चीज बोली है कि देखो हमारा जो एक्ट है हमने लॉ के हिसाब से काम किया। हाँ, हम गलती मान रहे हैं अपनी कि हमने कुछ कुछ केसेस जो हैं जिसमें शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट की गलती हो, अथॉरिटीज की गलती हो, तो इसी के चलते अब हम लोग नए सिरे से केस स्टार्ट करेंगे अंडर दिस उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्ट 2020। सो कल फाइनली इंडिया और यूएई के बीच में मेजर ट्रेड पैक्ट या ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया एंड द नेम ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब देखा जाए तो हमने कल पढ़ा भी था कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो इट्स इवन बेटर देन दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसका रीजन ये है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिस्ट होती है कि भाई ये चीजें ना, इस पे कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाली। बट जब भी किसी दो नेशन के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है तो उस एग्रीमेंट में एक 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 प्रोविजन होता है कि आप किसी भी चीज पर नेगोशिएशन कर सकते हो। मतलब मान के चलो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिखा होगा भाई कि इंडिया स्ट्रॉबेरी भेज सकता है ट्रेड फ्री टू दी यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम मैंगोज भेज, देखा जाए तो उल्टा है कि इंडिया मैंगोज भेजता है और यूनाइटेड किंगडम आपका स्ट्रॉबेरी यूएस स्ट्रॉबेरीज भेजता है। तो यूएस भेज सकता है, तो दोनों की जो है अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रॉबेरीज को लेकर हुआ। लेकिन हाँ, स्ट्रॉबेरीज के अलावा जो भी आइटम्स आएंगे उस पर तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। लेकिन जब भी किसी दो कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो उसमें मान के चलो कि लेदर को लेकर कोई बात नहीं थी, लेदर को लेकर कोई वो नहीं था, कस्टम ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी लग रही थी बट लेदर को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की गई। लेकिन बाय दिस एग्रीमेंट बोथ कंट्रीज हैव द पावर टू डू नेगोशिएशन ऑन द लेदर। मूविंग फर्दर, अच्छा इसका जो मिशन है वो ये है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 आपका जो इंडिया और यूएई के जो ट्रेड है वो $100 बिलियन क्रॉस कर जाए। मूविंग फर्दर, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पेज, देखते हैं। यस, सो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग गोदावरी और कावेरी को इंटरलिंक करें। क्योंकि देखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो जहां पर एक्सेस वाटर होता है ना, तो वहां पर एक्सेस वाटर नहीं रहता। दूसरा, जहां पर आपका ड्रॉट एरिया हो जाता है, वहां ड्रॉट एरियाज में वहां पर आप वाटर सप्लाई कर सकते हो, इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी के चलते स्टेट जो है आंध्र प्रदेश एंड आपका तेलंगाना, both the states are the both the states are the stakeholders in the गोदावरी एंड कावेरी। इसी के चलते दोनों स्टेट्स ने कल मीटिंग करी अबाउट दी कि हम लोग इंटरलिंक करने की बात करेंगे, इंटरलिंक करना स्टार्ट करेंगे गोदावरी और कावेरी का। सो कृष्णा को लेकर, देखो कृष्णा की बात करें तो कृष्णा को लेकर थोड़ा सा भी इशू बढ़ गया है क्योंकि कृष्णा वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये जो सेटअप तो है ये 2014 के पहले हो गया, और 2014 के पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग स्टेट नहीं हुआ करते थे, एक ही स्टेट हुआ करते थे। तो उसमें से पार्टीज, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कृष्णा वाटर का, उसमें सिर्फ दो ही पार्टीज थी। कौन सी? आपकी आंध्र प्रदेश और यूनिफाइड आंध्र प्रदेश बिफोर 2014 वाला, और कर्नाटका। तेलंगाना था ही नहीं। बट 2014 के बाद तेलंगाना भी बन गया, तेलंगाना भी स्टेक होल्डर्स बन गया। हुआ क्या, कर्नाटका को जो वाटर मिल रहा था वही वाटर मिल रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश का वाटर कट शॉर्ट होने लगा। इसी चीज को लेकर तेलंगाना भी कभी कभी इशू राइज करता है, कभी कभी आंध्र प्रदेश भी इशू राइज करता है, और कर्नाटका को अफेक्ट होना पड़ता है। इसी के चलते ये मैटर कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्यारी बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आप तीनों का मैटर है ना, ऐसा नहीं है ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं है। ऑलरेडी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में चीजें सही चल रही थी कृष्णा वाटर को लेकर, कृष्णा रिवर वाटर को लेकर। तो आप मीडिएशन क्यों नहीं अपनाते टू रिजॉल्व दी कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट? तो मीडिएशन बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। मूविंग फर्दर, सो कर्नाटका में कल अटॉर्नी जनरल ने कर्नाटका हाईकोर्ट में बताया कि भैया, सॉरी एडवोकेट जनरल ने बताया। एडवोकेट जनरल कौन होता है? जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसने बोला कि जो वेयरिंग ऑफ हिजाब जो है ना, इट्स नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब हिजाब पहनना रिलीजन में, इस्लाम रिलीजन में कुछ
इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके चलते आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में हिजाब पहन के नहीं आ सकते। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ये तो आर्ग्यूमेंट मिला है फ्रॉम द एडवोकेट जनरल। अभी हो भी सकता है कि भाई पिटिशनर भी कुछ अपना कंटेंशन दे, तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कोर्ट ने भी डिसाइड नहीं किया, अभी तो स्टेटमेंट मिला है। अभी तो सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है बाय द एडवोकेट जनरल इन दी कर्नाटका हाई कोर्ट। मूविंग फर्दर, या सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे सिर्फ दो ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एंड both editorials, some first one editorial is written by the Shashi Tharoor, one of the parliamentarian, currently parliamentarian from the International Congress। बस उसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे, ही थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड है, रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ से रिलेटेड है, इसका अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं। एंड द सेकंड वन इट्स अबाउट द फॉरेन क्वार्टर, इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द इंडिया नीड अ रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। देखो अभी हुआ क्या, पहले शशि थरूर ने खुद बताया कि मैंने खुद एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया था लोकसभा में, और बोला था कि भाई रेफ्यूजीज एंड असाइलम लॉ को इनेक्ट करना चाहिए। बट जैसे ही वो लॉ प्लेस किया गया लोकसभा में, पास नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बहुत सारी रीजन बताया कि पास नहीं हो पाया, कि सिंगल मेंबर बिल पास नहीं हो पाता, प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाता। अब हुआ क्या, देखो ऑथर ने यहां सबसे पहले स्टार्ट किया म्यांमार के इशू को लेकर, कि भाई गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार की वजह से दो बैचेस ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं वो ग्रेव रिस्क ऑफ परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं कंट्री के अंदर, एंड उनका राइट है, व्हाट राइट इज द राइट ऑफ रिफाउलमेंट एंड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। तो अभी देखा जाए तो उनके साथ जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है रोहिंग्यास का साथ, वो रिफाउलमेंट प्रिंसिपल जो है इंटरनेशनल लॉ का, उसको हम ब्रीच कर रहे हैं, है ना। ये चीज यहां पर ऑथर ने बताई। अब ऑथर ने यहां पर डिस्कस किया, ऑथर ने बोला कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया में, उन्होंने ड्राफ्ट मॉडल लॉ बनाए थे असाइलम और रेफ्यूजीज को लेकर। मतलब एक मॉडल लॉ बनाया था, आपका ड्राफ्ट बनाया था, मॉडल ड्राफ्ट बनाया था रेफ्यूजीज एंड असाइलम लॉ को लेकर। लेकिन अब एनएचआरसी को फिर से उस पर रिविजिट करने की जरूरत है ना। क्योंकि एनएचआरसी ने जो लॉ बनाए थे, ड्राफ्ट लॉ बनाया था, मॉडल लॉ बनाया था फॉर दी ऑन असाइलम एंड रेफ्यूजीज, वो दसों साल पुराना है, डेकेड्स एगो है, एंड गवर्नमेंट ने उसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया। इवन एम कुमार एक कमीशन बनी थी, जस्टिस एम कुमार कमीशन बनी थी, और उस कमीशन में यह चीज बोला भी गया था कि भैया कि हमें उस लॉज को जो ड्राफ्ट किए गए बाय द एनएचआरसी, उसको हमें रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब हम थोड़ा इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के लॉ की बात करते हैं, तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 साइन नहीं कर रखा, है ना। और जिसके चलते इंडिया में हम लोग बोलते जरूर हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिलता है, बट रियलिटी नहीं मिल पाता उनको। आप रोहिंग्यास को लेकर देख लो। अच्छा, इवन दो हमने इंटरनेशनल लॉ साइन नहीं कर रखा, लेकिन 14, 20 और 21 हर कोई इंटाइटल्ड है। इवन द टेररिस्ट लिविंग इन दिस कंट्री जो कि इंडियन सिटीजन भी नहीं है ना, वो भी इंटाइटल्ड है आर्टिकल 21 का, वो भी इंटाइटल्ड है आर्टिकल 14 का, वो भी इंटाइटल्ड है आर्टिकल 20 का। तो ये तो रेफ्यूजीज हैं, ये तो असाइलम मांग रहे हैं, इनके ऊपर तो प्रोसिक्यूशन चल रहा था अपनी कंट्री के ऊपर, तभी आपके नेशन में आए, कोई मजबूरी थी इनकी। तो आप इनको ये तीन राइट्स तो देना बनता है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। एंड उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि वी नीड अ स्पेशल लेजिस्लेशन, जिसके चलते हम लोग रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को गवर्न कर सकें। और अभी थोड़ा सिटीजनशिप को लेकर हम बात करें, तो ये जो एडिटोरियल इसी वजह से लिखा गया क्योंकि सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि अभी सीए पास हुआ, सीए को लेकर ये बात लिखी गई है कि जो सीए बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, वो बल्कि रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के राइट को ब्रीच करता है ना। ये चीज बताई गई, ये चीज बताई गई। देन अब इंडिया में बात करें तो इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, जिसमें बताया गया था कि एक्यूजेशन और द लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो इट प्रोवाइड द एक्यूजेशन ऑफ द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। बताया गया था आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी होगा आपने कि देर आर 5 ways by which we can acquire the Indian citizenship, and there are 3 ways by which a person can lose the Indian citizenship. Okay,
सो यही चीज़ बोला गया। एंड अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया सीए, और जो सीए एक्ट 2019 है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को राइट देता है कि अगर उन्होंने इंडिया में एंटर किया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, देन दे आर entitled to become an Indian citizen, but they are restricted for the 6 undocumented non-Muslim communities: Hindu, Sikhs, Buddhists, Jain, Parsis and Christians. Okay, ये चीज बोली गई है। मूविंग फर्दर, सो रीड इट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। मूविंग फर्दर, इट्स अबाउट द फॉरेन क्वार्टर। अच्छा, ये लिखा इसी वजह से गया क्योंकि कल आपके जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिंगापुर की पार्लियामेंट में ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे इंडियन गवर्नमेंट खुश नहीं है ना। अब उन्होंने ऐसा बोल क्या दिया? उन्होंने, देखा जाए तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत ज़्यादा होने लगा है। इस चीज़ पर उन्होंने डिस्कस करा है। तो अगर हम थोड़ा क्रिमिनलाइजेशन को लेकर चलें तो इंडिया में क्या सही में क्रिमिनलाइजेशन है, इसको देखना पड़ेगा। तो बताया जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार कि इंडिया में अराउंड 4,984 क्रिमिनल केसेस में लेजिस्लेटर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, और वो केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये हम बात कर रहे हैं टिल 1 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्रिमिनलाइजेशन को लेकर कोई लॉ नहीं बना हुआ है, बिल्कुल है, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन को स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रिमिनल जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, एमएलएज बन सकते हैं, एमएलसीज बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ क्रिमिनल कैंडिडेट्स को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द लीगल एस्पेक्ट। वो ये है कि and the name of the law is रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 स्टेट्स कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो चुका है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस तो फिर वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब जैसे कि क्या बोलता है कि अगर इंडिविजुअल किसी को जेल टर्म हो गई फॉर मोर देन 2 years तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता फॉर द 6 years आफ्टर द जेल टर्म हैज एंडेड। मतलब मान के चलो मनु मिश्रा, तो मनु मिश्रा बाय इन द ईयर 2020 में उनके ऊपर कोई चार्ज लगा जिसमें उनकी पनिशमेंट 3 साल तक है। तो 3 साल तक मैंने निकाले तो 2022 में मैं रिलीज हो जाऊंगा। सो भाई 2022 तक तो मैं इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता, उसके 6 साल बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मतलब टिल द ईयर ऑफ 2027 आई कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। 2028 में मैं कंटेस्ट कर सकता हूं, ये चीज बताई गई, ये 2029 में जो भी है। ओके, सो हाँ, अगर हम इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि देखा जाए तो इंडिया सिंगापुर में जितनी पॉपुलेशन है उसका 9.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एथनिक इंडियंस है। तो इट्स अराउंड 3.5 लैक्स ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आउट ऑफ 39 लैक्स वो आपकी इंडियन पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। और एशियान इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सिंगापुर में हेल्ड किया गया था ऑन 6 और 7 जनवरी एज अ पार्ट ऑफ के 25 ईयर्स कंप्लीट हुए थे एशियान और इंडिया के पार्टनरशिप को लेकर। सिंगापुर इज वन ऑफ द 173 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने इंटरनेशनल योगा डे को रिकॉग्नाइज कर रखा है। और हर लास्ट ईयर देखा जाए तो 8,000 पीपल्स ने अटेंड किया था योगा ऑन द फोर्थ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर बहुत प्रोजेक्शन के साथ मतलब गांधी जी की वीडियो दिखाई गई और बहुत सारा मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट एचडी वीडियो स्क्रीन लगाई गई थी उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने में। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो 5th डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग भी हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो कि सक्सेसफुल रहा। हमने एग्रीमेंट भी साइन किया था उसमें, इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन, दोनों नेवीज के बीच में साइन हुआ था। बायलेटरल कोऑपरेशन भी है हमारा, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ के अंदर है जो कि 2020 में हुआ था। साइबर एजेंसी को लेकर है, दोनों कंट्रीज की जो आर्म फोर्सेज उन्होंने साइबर एजेंसीज को लेकर एंगेजमेंट दिखाया है ना। तो बहुत सारी है। और हम लोग डिफेंस एक्सरसाइज भी करते हैं, सिटमैक्स करते हैं, सिम्बेक्स करते हैं। अब सिटमैक्स मतलब सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, और आपका सिम्बेक्स मतलब इंडिया और सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी है। अभी मिलान जो एक्सरसाइज होने वाली है हमने पढ़ा था न्यूज में, उस मिलान में आपका सिंगापुर नेवी भी पार्टिसिपेट करेगा जो इंडियन नेवी होस्ट करने वाली है। एंड सिंगापुर इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड वो भी इंडिया भी उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है।
ये चीज बताई गई। तो बताया गया कि भाई देखा जाए तो हाँ, और ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें तो भाई सिंगापुर जो है ना वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अमंग एशियन नेशंस में। और सबसे ज्यादा एफडीआई अगर किसी नेशन से आई है टिल जुलाई 2018 वो किससे आई है? सिंगापुर से। ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, तो कल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने जो स्टैंड रखा था रशिया और यूक्रेन के स्टैंड ऑफ को लेकर, अबाउट द क्रीमिया के इशू को लेकर, उनकी जो बॉर्डर इश्यूज को लेकर, उसमें इंडिया ने क्या बोला था कि भैया कि हम लोग डिप्लोमेटिक स्टेप लेंगे, हम लोग बैलेंस प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट अप्रोच लेने वाले हैं इस इशू के अंदर, एंड वील से कि आप ऐसा करो कि मिल्स एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज में पीस करा दो। एंड रशिया ने इंडिया के इस स्टैंड को वेलकम किया है। मूविंग फर्दर, सो आईबी मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल्स को वार्न किया है कि फॉर द सेक ऑफ डेटा सिक्योरिटी आप कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे शेयर नहीं करोगे। ये चीज उन्होंने बोल दिया, इवन ऑन दी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पे भी शेयर नहीं करने वाले हो। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा पेज पॉलिटिक्स से है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगेन ऑन द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपन, तो कल गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन पॉलिसी बना दी है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बेसिकली देखा जाए तो अमोनिया फर्टिलाइजर की मेकिंग में काम आती है। एंड एक्सपर्ट्स यही चीज बताएगा, ग्रीन हाइड्रोजन समझना, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन किस चीज में यूज होती है वो बता दिया। अमोनिया बनाने में, मतलब फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन यूज करना हमारे लिए एक जरूरत भी बन चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज को लेकर। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो व्लादिमीर पुतिन ने कल हुआ क्या, कल रशिया ने कल न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट कर दी। तो यूक्रेन थोड़ा डर गया, एंड एक वर्ल्ड न्यूज बन गई कि भाई आप ड्रिल क्यों स्टार्ट कर रहे हो, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स की ड्रिल स्टार्ट कर रहे हो। तो पुतिन ने बोला कि देखो भैया ये तो रेगुलर एक्सरसाइज है, तो हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है मारने हारने का, ना ही हमारा कोई इंटेंशन है प्रिपरेशन हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। ये चीज यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने क्लैरिफाई कर दी। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एक हो सकती है कि एलआईसी जो है वो अभी $8 बिलियन का आईपीओ लॉन्च करने वाला है ऑन द 11th ऑफ मार्च। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।